नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट। मैं विज्ञान प्रकाश। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरे कार्यक्रमों में थोड़ा सा चुटीली बहस नहीं होती है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम सालों में मैंने लगातार पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन, महंगाई के एजेंडे को इस प्रोग्राम में उठाया है। बात बहुत स्पष्ट है। मेरा अपना यह आकलन है और यह मानना है कि नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक बहुमत 2 पक्षों से मिला। हम बहस करते हैं भारत वर्सेस इंडिया की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया और इंडिया ने उसको बैक किया। इंडिया में आरोप यह भी लगा, इंडिया इंक ने नरेंद्र मोदी को बैक किया। अब सबसे बड़ा दौर नरेंद्र मोदी की चुनौती का शुरू होता है। वो इसलिए शुरू होता है क्योंकि लोगों में गुस्सा और नाराजगी कांग्रेस के खिलाफ मूलतः 2 बड़े विषयों पर घेर कर उनको नरेंद्र मोदी के करीब ले गई। पहला विषय इन्फ्लेशन का, महंगाई का, और दूसरा विषय करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ये 2 विषय थे जिससे कांग्रेस से लोग दूर हुए और नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित हुए। मैं आपको कुछ देर में यह भी समझाऊंगा कि किस तरह से बार बार महंगाई पर बोलकर मनमोहन सिंह फेल हुए, नाकामयाब साबित हुए। अब पहला मसला फूड इन्फ्लेशन का। खाने की चीजों में जो महंगाई होती है उसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। जमाखोरी और काला बाजारी के लिए सख्त कदम। इसका काउंटर पॉइंट मेरा यह है कि यह पार्टी ट्रेडर्स बेस की है, तो यह बहुत आसान कदम नहीं होगा। बीजेपी इसको अपने मैनिफेस्टो में भी पहले कह चुकी है। मूल्य नियंत्रण फंड, मैं अपने निर्देशक से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा ग्राफिक्स धीरे धीरे रखें ताकि मैं समझा सकूं, लोग समझ पाए। ये बहुत अहमियत के मुद्दे हैं। हमारे घर में आने वाले आटा, दाल, चावल, प्याज का इस पर सीधा असर है। मूल्य नियंत्रण फंड, मेरा काउंटर पॉइंट यह है कि जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज कर रहे हो तो ये मूल्य नियंत्रण फंड के लिए पैसा कहां से आएगा। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एफसीआई का काम बांटा जाएगा। इस पर डिटेल करना बहुत जरूरी है कि एफसीआई का काम बांटने से क्या मतलब है। जरा देखते हैं एफसीआई का काम बांटने से क्या मतलब है। एफसीआई में खरीद, स्टोरेज और वितरण के अलग अलग विभाग होंगे। इनमें एक शब्द जो यहां पर है स्टोरेज, उसको लेकर व्यापक राष्ट्रीय बहस हो चुकी है। यह भी वो मसला है जिसपे मनमोहन सिंह की सरकार फेल होती हुई नजर आई। और आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जब एक समय पंजाब में पड़ा अनाज सड़ रहा था तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस अनाज को गरीबों में क्यों नहीं बांट देते। स्टोरेज की जो क्षमता है इस मुल्क में वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कृषि बाजार विकसित करना, एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाना, अच्छे विजन की सोच है, लेकिन क्या ये एक व्यापक राष्ट्रीय मंडी आप तुरंत तैयार कर सकते हैं? ये मेरा काउंटर पॉइंट है। और चौथी बात, इलाके के खान पान के हिसाब से फसल और सब्जियों की पैदावार में मदद। अब इसको जरा मूल मकसद के हिसाब से प्याज से जोड़कर देखिए। हमेशा प्याज पर जब बहस हुई, मैंने भी बहुत बहस की है प्याज के मसले पर, तो कहा गया कि जहां पर प्याज की पैदावार ज्यादा होती है वहां से चलकर जब प्याज आता है तो अलग अलग मंडियों के हाथ से गुजरने के बाद प्याज की कीमत बढ़ जाती है। ये प्याज भी बड़ी संवेदनशील सियासी बहस रही है। तो जब आप ये कहते हैं कि सब्जियों की पैदावार में मदद, तो क्या आप उन सब्जियों की बात कर रहे हैं जिसकी कमी जो है इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को, महंगाई की सोच को ज्यादा बढ़त देती है? थोड़ा ये मेरा काउंटर पॉइंट है, इस पर क्लैरिफाई करने की जरूरत है। बहुत गंभीर बहस होगी, मैं 100 बार आप लोगों से दोहरा रहा हूं। चैनल चेंज करने की इच्छा है तुरंत चेंज कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि मैं जो विषय को उठा रहा हूं ये आपके आटा, दाल, चावल, मिर्चा, धनिया, टमाटर से जुड़ा हुआ मसला है। अब मैं आपको जरा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं जो बड़ा दयनीय है कांग्रेस के हिसाब से, और इसकी कीमत आपकी नाराजगी ने कांग्रेस को अदा करवा दी। 5 फरवरी 2010 में मनमोहन सिंह कहते थे
महंगाई का सबसे बदतर वक्त खत्म हुआ है और स्थिति जल्द सुधरेगी। अब कांग्रेस को आपने 50 से कम सीटें दी, इसलिए आपको दोहरा रहा हूं कि महंगाई कितना गंभीर विषय हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। 10 जनवरी 2011, मैं ज्योतिष नहीं हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मार्च तक कीमतें काबू कर लेंगे। ये 10 जनवरी 2011 को मनमोहन सिंह ने कहा था। 31 मई 2013 को मनमोहन सिंह ने कहा आने वाले महीनों में महंगाई पूरी तरह से काबू में होगी। 30 अगस्त 2013, the favorable monsoon and anticipated good harvest will help bring down food prices and ease the task of controlling inflation। यानी कि मानसून बेहतर होगा और उसकी वजह से जो खाने के दामों की महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन जो है, उसको आसान करना आसान हो जाएगा। मनमोहन सिंह इनमें से कई सारी डेडलाइंस पर खरे नहीं उतरे और उसका खामियाजा आप लोगों ने मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को दे दिया। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के विषय पर। मेरे साथ जानकार लोग हैं। अखिलेश मेरे साथ मौजूद है जो इस गवर्नमेंट को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, देखते हैं। एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर विजय गोयल साहब मौजूद हैं जो कि एक सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, आप सब जानते हैं। प्रवीण झा हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं। और रीटा जोशी हैं जो कि कांग्रेस की सीनियर लीडर है और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी है। सबसे पहले मसला फूड इन्फ्लेशन का, कि खाद्य जो खाने की चीजों की महंगाई है उसको रोकने के लिए इफेक्टिव तरीका है। प्रवीण, आप कन्विंस्ड है जो एजेंडा रख रही है भारतीय जनता पार्टी सबके सामने? नहीं, ये तो वही बातें दोहरा रहे हैं जो कांग्रेस एक समय कहती थी। हाँ, मैं जानता हूं। इसलिए उसमें जो है, हाँ, अब बस कई बार शब्द अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मिला जुला के जो बातें कहने का प्रयास कर रही है बीजेपी, मुझे उसमें कहीं कुछ नया नहीं दिखाई दे रहा है। मसलन कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको हम रिफॉर्म करेंगे, वो रिफॉर्म की बात हम सुनते ही रहे। स्टोरेज इत्यादि में हम इंप्रूवमेंट लाएंगे, अब वो भी हम पिछले 5 नहीं 10 वर्षों से सुन रहे हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से तकरीबन औसत 60% से ज्यादा का बनता है जो स्टोरेज कैपेसिटी की आपको स्टोरेज क्षमता की जरूरत है। क्योंकि आप ये देश के लोग अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जान ले कि अनाज एक्सेस में पैदा होता है, अनाज ज्यादा पैदा होता है, समस्या स्टोरेज की। ये बड़ी मूल बात समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये जो सप्लाई साइड को जो इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, तो बातें तो वो दोहरा रहे हैं। इसी तरीके से एक आध चीज नहीं कही है, मसलन जो जैसा एग्रीकल्चर मार्केट, हाँ वो एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल मार्केट की बात, हालांकि उसकी तरफ जो है कांग्रेस या यूपीए सरकार भी बराबर चर्चा करती रही थी, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया है। और उसके अलावा जो मूल्य नियंत्रण फंड वाली जो बात कही गई है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खराब है, वो है। मतलब देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, वो सब तो जो है सो है। हाँ। उसके साथ साथ आप वैसे ही कह रहे हैं हम सब्सिडी कम करेंगे। हाँ, आप कह रहे हैं सब्सिडी कम करेंगे। दूसरा है कि आपको ग्रोथ का जो हैंडओवर मिला है वो बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो इस स्थिति में अगर आप कोई एक वास्तव में ऐसा फंड जिसमें कि इतनी जान हो कि प्राइस कि वो उसको स्टेबलाइज कर मैकेनिज्म को, उस तरीके को, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। उसके अलावा जो मुख्य कारण जो हैं, कई सारे जो महत्वपूर्ण कारण हैं, मसलन हमने एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस सिस्टम जो था फ्यूल्स को लेकर, उसको खत्म कर दिया। आपने उसको मार्केट से लिंक कर दिया है। आते ही सबसे पहला चीज इनके साथ क्या हुआ, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। जब वो बढ़ोतरी होगी तो डीजल जो है यूनिवर्सल इंटरमीडिएट है, तो उसका असर हर चीज पे होगा। उसका असर हर चीज पर होगा। तो उस सब तरह की जो चीजें आपने अपनी बात, अखिलेश, उसके बाद मेरे साथ अब सिद्धार्थ बिरला साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट है फिक्की केस से। मैंने कहा बहुत गंभीर विषय है अखिलेश, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि हालांकि मोदी की सरकार ने ये नहीं कहा है कि कोई 100 दिन का एजेंडा, और मेरे हिसाब से ये समझदारी है उनकी, क्योंकि समय सीमा इस तरह की परिस्थितियों में नहीं तय करनी चाहिए। लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है। मोदी जी के पास किसी मनमोहन जी की तरह कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ये बात कहते भी है कि कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती ना। खुद मनमोहन सिंह भी इस बात को कहते हैं। और आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि बहुत समझदारी के साथ उन्होंने कहा कि कोई 100 दिन का वादा वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 5 साल के लिए होती है, ये हमारा 5 साल का एजेंडा है, जो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में। लेकिन अखिलेश, हमने देखा कि जब नाराजगी धीरे धीरे करके बढ़ती है, तो जिस कदर वो बढ़ी कांग्रेस के खिलाफ,
फिर हमने देखा जब लोगों को मौका मिला उस गुस्से को निकालने का, वो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को 50 सीट के भीतर लेके आ गए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास होगा हाँ। कि कितना बड़ा गुस्से का सामना मनमोहन सिंह सरकार को सिर्फ महंगाई की वजह से करना पड़ा, तो वो निश्चित तौर पर ऐसे कदम अपनी ओर से उठाने की कोशिश करेंगे कि लोगों को फौरी राहत तो मिले ही मिले, एक लॉन्ग टर्म में भी राहत मिल सके। दूसरी बात, वो जो लोगों से कहेंगे वो ये कहेंगे कि वाजपेयी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब खाद्य पदार्थों की कीमतें क्या थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या थी, और मनमोहन सरकार में क्या हुआ, जो लगातार 10 साल उन्होंने कैंपेन के दौरान रखा भी है। तो वो एक ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने लेकर के जाएंगे कि जब भी बीजेपी की सरकार होती है तो महंगाई कम होती है, और आगे भी ऐसा होगा। कम से कम वो ऐसा करने की कोशिश करते हुए दिखाई देना चाहेंगे। विजय गोयल, अब आपके पास आऊंगा कि जो बातें आप लोगों ने कही हैं, 5 प्रमुख पॉइंट्स हैं, इन पर देश क्यों यकीन करे? देखिए, पहली बात, जैसा कहा जा रहा है जी कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, इस सरकार को आपको समय देना पड़ेगा जी। पिछले 10 साल की जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसके अंदर जितनी बड़ी महंगाई थी, उसको आप सोचिए कि एक झटके के साथ कोई रोक देगा, ऐसा नहीं है जी। और सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से हम डिमांड सप्लाई को ठीक करेंगे और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और उसका पहले से ही हमको अनुमान करना पड़ेगा कि अगर सूखा है तो उसका सामना कैसे करना है, अगर बाढ़ है तो किस तरह से सामना करना है। अब जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उन्होंने कहा है कि जो लैंड एक्विजिशन है, लैंड यूज है, और जिसके कारण दिक्कतें आती हैं और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगते हैं, वो सारे उसके कारण हम कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जल्दी से जल्दी लगें। उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लगेगा। इसीलिए एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने कहा है कि भी कौन सा प्रोडक्शन कब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चर। एक मिनट, विषय से नहीं भटके। खास तौर पर आपने हमने पहले भी महंगाई पर बहुत चर्चा की है। आज रीटा जोशी जी विपक्ष में, तब आप विपक्ष में थे। फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों की महंगाई जो होती है, उसके 2 प्रभाव होते हैं। प्रवीण एक इकोनॉमिस्ट है, मेरे बगल में बैठे हुए हैं। एक माहौल का प्रभाव होता है और दूसरा डायरेक्ट बेयरिंग होती है, सीधा प्रभाव बाजार पर होता है। ये 2 चीजें जो हैं फूड इन्फ्लेशन का, एक तरह से अंग्रेजी में हम कहें तो ऑफशूट होती है, उससे नजर आता है। विजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आज एफएम ने भी कहा कि कमोडिटीज लॉस को रिव्यू करेंगे, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग को हम समाप्त करेंगे, ये जो गोडाउन्स के अंदर जो अनाज सड़ रहा है उसके बारे के अंदर पॉलिसी बनाएंगे। तो मैं समझता हूं सरकार को समय देंगे तो ये सारी चीजें निकलेंगी। उन्होंने कहा है कि हम सिंचाई के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देंगे ताकि जो है कि 1 ड्रॉप मैक्सिमम क्रॉप ये होना चाहिए जी। उन्होंने कहा है कि पावर को हम सुधारेंगे। ये सारी चीजें इससे जड़ी हैं जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे कि सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो नेचुरली बात है कि इस तरह से कीमतें जो हैं वो कम आएंगी। ये तो डिमांड सप्लाई का खेल है, और इसके लिए उन्होंने एक के बाद एक चीजों को जोड़ना शुरू किया है जी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स का एक विशेष सर्कल है, उसको तोड़ना होगा। ये नहीं है कि केवल हम टैक्स बढ़ा बढ़ा के सोचें कि भी चीजें महंगी हो जाएंगी, डिमांड कम हो जाएगा, उसका नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर ये जो सारा सर्कल है, ये कोई एक चीज से नहीं होगा, बल्कि सारे सर्कल से ये ठीक होगा, जिसके अंदर प्रोडक्शन और सप्लाई हमको लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। हमारा पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब ठीक करना होगा, और उसके अंदर जो समय लगेगा वो लगेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो 100 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है रीटा जी, जो बातें आपके प्राइम मिनिस्टर जो तब थे मनमोहन सिंह ने कही, और अब ये बात रिकॉर्ड पर है, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ मौजूद है कि जब उन्होंने कहा महंगाई कम करने के बारे में, ऐसा नहीं कि कोशिश उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो आज सरकार में है, कि वो क्यों ऐसा कर लेंगे, आपको लगता है? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि पूरे चुनाव के दौरान मोदी जी ने एक ही बात कही कि इनको आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए, यानी 5 साल का एजेंडा। हमने सोचा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 5 साल का एजेंडा आएगा, पर उन्होंने उसको 10 साल का एजेंडा बताया। और मुझे लगता है कहीं बच निकलने की
कवायद थी वो कि हम 10 साल में घर देंगे, 10 साल में छत देंगे, 10 साल में बिजली देंगे, तो इस तरह की बात करने से लगता है कि वो जो है टाइम फ्रेम को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक महंगाई का प्रश्न, कोई ठोस आज कोई प्रपोजल या कोई बात राष्ट्रपति के भी भाषण में मैंने नहीं सुनी। एस्मा को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एस्मा तो पहले भी था, सारे ही खाद्य मंत्रियों को बुलाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार एस्मा लगाने को कहा। फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके अलावा उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा जोर डाला है अपने अभिभाषण में, और पब्लिक सेक्टर बारे में कुछ नहीं बोला। हमने ये भी नहीं सुना कि जो कांग्रेस के या यूपीए की जो जन कल्याणकारी और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम थे, जैसे मनरेगा था, अन्य थे, उनका ये क्या करेंगे उस पर इन्होंने अपना विचार नहीं रखा। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ तक विदेश के साथ व्यापार का सवाल है, फुल एफडीआई, 100% एफडीआई आपका डिफेंस में, ऊर्जा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई को बढ़ावा देना। तो जब इतना सब एफडीआई बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो दाम भी बढ़ेंगे। तो आपको सुनाई दे रहा है? जी, मैं वापस आने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको सुन पाने में रीटा जी, मैं माफी चाहूंगा। मेरे साथ सिद्धार्थ बिरला। सिद्धार्थ बिरला, बहुत सीधा सा पॉइंट है यहां पर, फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों की महंगाई, और मैं माफी चाहूंगा विषय से भटक रहे हैं लोग, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बातें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से निकलकर राष्ट्रपति के अभिभाषण तक आई हैं, क्या वो आपको कन्विंस करती हैं? जी, आज जो राष्ट्रपति जी का भाषण हुआ वो तो एक दिशा दिखाने वाला भाषण था, पर फिक्की की तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि हमने भी सबसे बड़ा मुद्दा माना है देश के सामने फूड इन्फ्लेशन का, क्योंकि बाकी जो इन्फ्लेशन है, फ्यूल इन्फ्लेशन है, अदर है, उसको एक बार साइड में रखें। वो कई चीजें अपने फैक्टर्स के अपने कंट्रोल के बाहर हैं फैक्टर्स। फूड इन्फ्लेशन के अंदर साहब दो हमारे थिंकिंग में दो तरीके अलग अलग हैं। एक तो वो है जो आप शॉर्ट टर्म एक्शंस ले सकते हैं, और एक ऐसे हैं कि एक्शन आज लेवें और उनका इफेक्ट जो है आपको 12 से 18, 24 महीनों के अंदर उसका फल दिखेगा। तो आज जो इमीडिएट एक्शन लेना है, एक जो इन्होंने बात कही कि भी कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं, कंटिजेंसी प्लान बनाना बहुत अच्छा है, इट इज लाइक एन इंश्योरेंस। हम भगवान से प्रार्थना करें कि कंटिजेंसी प्लान कभी काम ना आए। सिद्धार्थ, यही रियलिटी में आपसे सिद्धार्थ जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम एक प्राइस कंट्रोल फंड, मतलब एक तरह से एक पूल ऑफ मनी, पैसे का हम क्रिएट करेंगे, अब ये जिस स्थिति में आप हैं, जो आपको धरोहर भी हाल के दिनों में कांग्रेस की सरकार से मिली है, आप ये फंड कहां से क्रिएट कर पाएंगे? अगर ये फंड क्रिएट भी हो गया, इसका क्वांटम क्या होगा? इसके क्वांटम के हिसाब से अगर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज जो हैं उसका व्यवहार बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप कहां तक उसको इक्वेट कर पाएंगे? इन सब बातों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ सिद्धार्थ प्लीज। जी, ऐसा है कि अगर ये फंड क्रिएट करने की बात करी जाए तो ये बहुत इनिशियल स्टेज में है। ये फंड कैसे बनेगा, कैसे ऑपरेट होगा, इस चीज को देखना है। परंतु अब जो शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे थे और कंटीजेंसी प्लान को साइड में रखें, एक हमारे यहाँ कलेक्शन ऑफ रियल टाइम डाटा थोड़ा कमजोर है, और डाटा अगर अलग अलग मंत्रालयों में देखा जाए तो डाटा है, पर उस डाटा को यूज करके किस तरह से हम कंट्रोल कर पाए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। जैसे समझ लीजिए हम सीमेंट प्लांट की बात करता हूं, मैं सीमेंट बिजनेस में था पहले, तो सीमेंट प्लांट अपने से 300-400 किलोमीटर की एरिया जो उसकी मार्केटिंग रेडियस है, वहां पे हर एक मंडी पे सीमेंट के भाव का टच रखता था और डेली टच रहता था, और उससे लोग प्लान करते थे कि ये माल कहां किस मंडी में किस समय पहुंचाया जाए। आज इशू क्या है कि आप देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए मैं प्याज का एग्जांपल लेता हूं जी। अगर 8 रुपए से 80 रुपए तक प्याज का रेंज देखा गया पिछले वर्ष में, साहब कोई भी चीज का दाम 10 गुना बढ़ भी नहीं सकता और 10 गुना वापस घट भी नहीं सकता, परसेंटेजेस में घट सकता है। इसका मतलब कि हमारी जो टोटल प्लानिंग थी चेन की, उसमें ब्रेकडाउन हो रहा था, माल ठीक से समय पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, और ये सब चीजें जब दाम बढ़ते हैं उसके बाद आपका एक्शन लेना बहुत कम इफेक्ट देगा। अगर हम कुछ भी, अगर 8 रुपए से 10 रुपए दाम हुए, पॉइंट से अग्री कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। सही बात है, क्योंकि आपको उन मैकेनिज्म जिस पर की कांग्रेस की सरकार नाकामयाब रही है,
उनको आपको अभी फिक्स करना पड़ेगा। शायद हो सकता है आपको उतना समय नहीं मिल पाए। हाँ सिद्धार्थ, प्लीज अपनी बात पूरी करिए। जी। नहीं, वही हमारा वही पॉइंट था। देखिए अब जैसे कई लोगों ने बात कही कि भाई कांग्रेस ने नहीं किया, इसने किया। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा। हाँ। अब हम अगर 1 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं तो जो पहला आदमी दौड़ा धीरे दौड़ा, तो जो सेकंड आदमी दौड़ेगा तो वो अपनी स्ट्रेटेजी करेक्ट करके दौड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ऐसा ही करने वाली है। पर इसमें मेरा कहना यह है कि इमीडिएटली जो अगले 3 से 6 महीने अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर फूड इन्फ्लेशन देखिए जीरो भी नहीं हो पाएगा, नेगेटिव भी नहीं हो पाएगा, पर जिस तरह की बढ़ोतरी देखी जा रही है, अगर उस बढ़ोतरी पर थोड़ी सी लगाम दी जाए और लगाम ला सके गवर्नमेंट, तो इसका इतना लाभदायक फायदा होगा। क्योंकि एक तो एकदम एवरेज इंसान जो है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को इसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको लगता है कि इन्फ्लेशन में कुछ टेम्परिंग हो रही है। तब अगर आपके पास क्षमता हो कि मैं अगले महीने जाके माल खरीद लूं, पर अगर इन्फ्लेशन इस तरह से मार रहा है आपको, तो आप अगले महीने भी जो खरीदने वाले थे वो नहीं खरीदेंगे, आप अपना पैसा बचा के रखेंगे। तो इससे एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस आएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस आने से जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और हम देख रहे हैं कि हमारी सारी डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है करीब 70-80% पे चल रही है, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो भी बढ़ेगा। तो ये एक अलग चीज है कि इससे इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। अगर 3 से 6 महीने में ये कुछ रियल टाइम डाटा यूज करके डिमॉन्स्ट्रेट भी कर पाए कि भाई हमने दाम जो है इतने नहीं बढ़ने दिए जितने नॉर्मली बढ़ जाते, और इस पीरियड में हमें अगले 2 वर्षों के लिए ये सोचना है कि जो फार्म पे प्रोड्यूस हुआ, हमने एक नाम दिया है इसको फार्म से थाली, तो फार्म से थाली तक आने में जो हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है वो किस तरह से करें। इट इज अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट इज अ प्योर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ए लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। और तीसरा जो रियल इशू है कि हमारे देश में जो प्राइसिंग मैकेनिज्म्स हैं वो वेटेड हैं एक तरह के क्रॉप्स के लिए, यानी कि आपके सीरियल क्रॉप्स के लिए। सीरियल क्रॉप्स को आपने फूड सिक्योरिटी बिल के अंदर भी कवर कर लिया है। और आपने कहीं पर भी प्रोटीन फूड्स जो हैं, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश, और अगर आप रियली देखें तो सारा इन्फ्लेशन जो आदमी को मार रहा है वो इन एरियाज में है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि देश में प्रोडक्शन स्क्यूड है, इट इज नॉट मैचिंग विद दी कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कंट्री। तो ये चीज अगर प्लान करी जाए तो साहब मेरे ख्याल में 12 से 24 महीने में इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिद्धार्थ, इसी पॉइंट पर हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। सिद्धार्थ का ये मानना है, वो फिक्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैनल में, उनका ये मानना है कि आपकी समस्याएं जो है यानी कि मौजूदा सरकार की, वो ज्यादा तंत्र से, सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, तो उनमें वो एलिमेंट होना ज्यादा जरूरी, ये सियासी समस्या नहीं है। वापस आएंगे, हम बात कर रहे हैं फूड इन्फ्लेशन की, खाने की चीजों से होने वाली महंगाई की। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में भी यही बात हो रही थी प्रवीण झा और अखिलेश के बीच मॉनसून को लेकर। जरा मैं उसकी तस्वीर आपको बताना चाहूंगा कि क्या कहा गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। सामान्य से कम मॉनसून की संभावना के प्रति सरकार सतर्क है। जून से सितंबर तक 90 से 96% सामान्य से कम बारिश होगी। 90 से 96%। कैबिनेट सचिव ने एक योजना बनाई है ताकि इस तरह की परिस्थितियों में किस तरह से निपटा जा सके। अलग अलग विभागों से संपर्क साधा जा रहा है इस परिस्थिति से निपटने के लिए। मॉनसून बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भविष्य के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बताया गया है कि भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और हर परिस्थिति के लिए योजनाएं बन रही हैं। अब मॉनसून भी वो विषय है जिसका सीधा ताल्लुक फूड इन्फ्लेशन से होगा, खाद्य की चीजों की महंगाई से होगा। प्रवीण, एक प्रश्न आपसे, जैसे मॉनसून की स्थिति आपके सामने, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी सरकार प्री प्लान करके चले, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तैयारी क्या हो सकती है?
देखिए, उसके लिए ये है कि आपका स्टोरेज सिस्टम इतना पुख्ता हो। हाँ, जिसमें कि आपकी बुनियादी समस्या है वो जिसमें बुनियादी समस्या 100 दिन में थोड़ा ना आप बना सकते हैं, 200 बिल्कुल, दिन में बिल्कुल। स्टोरेज 100 सिस्टम क्या, बेहतर। मैं तो कहूंगा कि 24 महीने, सिद्धार्थ 24 महीने की बात कर रहे हैं, 24 महीने में भी नहीं होगा ये। हाँ, तो उसके लिए जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सिर्फ वो तंत्र की बात नहीं है, इंटेंशन की बात नहीं है, ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात है। और वो मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो आएंगे कहां से, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम इस समस्या के साथ इतने वर्षों से जूझ रहे हैं और उसको हम पुख्ता नहीं कर पाए हैं, तो ये तो एक अलादीन के चिराग वाली बात हो जाएगी अगर हम कहेंगे 24 महीने में ये हो जाएगा। अगले जब गवर्नमेंट की तरफ से एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो चर्चा में मुझे लगता है लानी चाहिए आपको, कि जहां तक मुद्रास्फीति का सवाल है, फूड इन्फ्लेशन खास करके, उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे रीता जी कह रही थी कि अगर आप देखें कि इलेक्शन के ठीक पहले वाला माहौल, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको मिलेगा कि बीजेपी रूल स्टेट्स में इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जो था और इन्फ्लेशन इन जनरल रिलेटिवली हायर था कांग्रेस रूल स्टेट से। तो वहां पे अब मैं उससे जोड़ के देखना चाह रहा हूं आपको इस बात को कि जो होर्डिंग इत्यादि की बात कर रहे हैं कि उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जहां तक एक सटोरियों का एक जो तांडव नृत्य इस देश में होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ। मैं अपने इसी पॉइंट पर आना था। मैंने पीयूष गोयल से प्रश्न पूछा था जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, पहली चीज जब मैंने पढ़ी तो उसमें उन्होंने कहा था कि साहब जमाखोरों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने फूड सिक्योरिटी और इस तरह के विषयों पर बहुत कार्यक्रम किए। जमाखोरों में तो सबसे बड़े वो आपके पारंपरिक बनिया पॉलिटिकल बेस की पार्टी इसको माना जाता है 90 के दशक से मैं और आप इस पार्टी को देख रहे हैं। तो आप क्या वाकई डंडा चला पाएंगे इस स्थिति पर? सबको पता है कि मंडियां इस मुल्क में कैसे चलाई जाती हैं, सबको पता है कि आर्टिफिशियल हाइकिंग कैसे होती है फूड आइटम्स की। ये कोई आज और हम आप नई बात नहीं कर पा रहे। क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर क्रैकडाउन कर पाएगी? मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है। एकदम से अभी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर या करने की मंशा उनकी रहेगी या नहीं रहेगी। जहां तक सपोर्ट बेस की बात है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, वाजपेयी सरकार के वक्त का उदाहरण देते रहे कि जब फूड प्राइस इन्फ्लेशन था वो कम था। लेकिन दूसरी बात जो बीजेपी शासित सरकारों की बात करें, मुझे लगता है कि टैक्स सिस्टम में भी रिफॉर्म की एक जो जरूरत है उस पर बीजेपी बार बार कहती रही है। जीएसटी लागू करने की बात होती थी, ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी शासित सरकारों में टैक्स की जो दरें थी वो ज्यादा थी, ये भी एक वजह उसकी हो सकती है। लेकिन जो आप अभियान मानसून की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि किसी सरकार का पहला राष्ट्रपति का अभिभाषण हो और उसी में मानसून की कमी का इशारा कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इसका इस्तेमाल किया गया कि अगर मान लीजिए कल से खाद्य कीमतों में कमी ना हो पाए तो ये कहा जा सके जिम्मेदार ठहरा देंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 10 साल जो सरकार रही है, 1 साल को छोड़ करके बाकी 9 साल तक मानसून बेहतरीन रहा है, काफी अच्छा मानसून रहा है। उसके बावजूद भी अगर महंगाई की मार उस सरकार को पड़ी है तो ये एक अपने आप में ये कोई तर्क नहीं हो सकता। रीटा जोशी, अगर हम जैसे मैंने कहा कि पूरे कार्यक्रम में मैं फूड इन्फ्लेशन पर उसको केंद्रित कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं मौजूदा मनमोहन सिंह सरकार के बाद मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार की है। दोनों सरकारों के बीच एक ट्रांजिशन का जैसा समय दिख रहा है, लेकिन समस्या जो है वो एक ही है। पॉइंट यह है कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियों और सोच में और बीजेपी की आर्थिक नीतियों और सोच में बहुत बड़ा फर्क नहीं रहा है। जो चीजों में आप लोग फेल किए हैं उसमें फिर नरेंद्र मोदी कैसे सक्सीड कर सकते हैं? देखिए, आज जो अभिभाषण हुआ है राष्ट्रपति जी का, उसमें जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं वो सब यूपीए के जो कार्य थे या जो उसकी सोच थी उसी पर आधारित है। कोई नई बात सामने नहीं आई। एस्मा को मजबूत करेंगे, उस स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन है। हम जानते हैं बिल्कुल से बात करें रीटा जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि यूपीए की सोच पर आधारित और यूपीए की सोच को लोगों ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया, तो ये तो भय नरेंद्र मोदी जी को भी होगा। हाँ रीटा जी प्लीज, कैन यू प्लीज, हाँ प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए जी। देखिए, डिमांड और सप्लाई में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसके कई वजह हैं। इसकी एक वजह तो वो है जिसकी आप लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है। दूसरा यह है कि 40% पेरिशेबल आइटम्स, सब्जियां हैं, फल हैं, वो पेरिश हो जाते हैं। हमारे पास उसको स्टोरेज का व्यवस्था नहीं है। इसीलिए एफडीआई लाने की कोशिश की जा रही थी खुदरा बाजार में, जिसका जमकर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब उसके बाद एस्मा है
ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आता है। और ये भी मान के चलिए कि पिछले 5 सालों में 2 बार पूरे विश्व ने मंदी का दौर देखा, हमने भी देखा, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आई, प्रोडक्शन गिरा, स्वाभाविक है कि दाम बढ़े। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अब इन्होंने जो भी कहा, कोई इन्होंने आज अपनी कोई इनंसिएट नहीं की है पॉलिसी। अब जब इनका बजट आएगा, इनंसिएशंस आएंगे, कहां फोकस दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, तब हम आगे बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में तो हमारी चिंता ये है कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी बिल है उसको ये इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट को। हमारी चिंता ये है कि जो पीडीएस के बारे में ये क्या करेंगे और कैसे रेन इन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को। जैसे भी हमारे एक इन्होंने स्पेशलिस्ट ने कहा है कि भाई जो इनकी अपनी सरकारें हैं वहीं फूड इन्फ्लेशन वाज हायर ठीक है, ठीक। मैं विजय गोयल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद लूंगा ब्रेक और चाहूंगा कि आप सीधा जवाब दें। आप दिल्ली के नेता हैं, चांदनी चौक के पुराने नेता हैं। जब होर्डर और मैं और आपके साथ, आपके साथी भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल, उनके साथ भी मेरी बड़ी बहस हुई इस मसले पर। जिस पार्टी का समर्थन आधार वो हो, उनके खिलाफ क्या आप एक्ट कर पाएंगे? व्यापारी वर्ग, उन्हीं पर सबसे बड़ा चार्ज है होर्डिंग का, कालाबाजारी का। अभिज्ञान देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जी, केवल कोई इस सरकार को केवल व्यापारी वर्ग ट्रेडर्स ने सपोर्ट नहीं किया है, हर वर्ग से इस सरकार को सपोर्ट मिला है, तो हर वर्ग का ध्यान रखना सबसे बड़ा हमारा काम है। दूसरी बात यह है कि जब देश के अंदर एक माहौल होता है, मैं ये मान भी लूं कि यूपीए की तरह की सोच है अगर इस अर्थव्यवस्था के अंदर, तो भी आप सबसे बड़ी बात है उसके अंदर विल पावर, विजन और इंप्लीमेंटेशन, इन 3 चीजों की अब आप देखेंगे अंतर आपको दिखाई देगा जी। और यही अंतर था जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात के अंदर विकास किया, उस पे लोगों ने विश्वास किया कि ये देश के अंदर विश्वास करेंगे। किंतु फूड इन्फ्लेशन के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो सरकार है ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा ध्यान देगी जी, कि भाई किसानों को ये भी एक हम फीडबैक देंगे कि कहां बोना है, कैसा करना है, कौन सा उत्पादन कम करना चाहिए, इसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड होगा, ताकि ये नहीं हो कि एक क्रॉप तो बहुत ज्यादा हो जाए और दूसरी कम हो जाए, जैसा हमने कई बार गन्ने के विषय के अंदर देखा है। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी हमने इसी राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवेज के ऊपर जोर दिया है। तो हाईवेज पे जब जोर दिया है तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा ज्यादा अच्छा होगा, तो जो ये पेरिशेबल गुड्स वगैरह हैं ये जल्दी पहुंच पाएंगे। दूसरा इशू है वेयर हाउसिंग का। तो अभी हमारे पास 40 to 50% इतना ही वेयर हाउस होगा, किंतु मैं समझता हूं उस वेयर हाउसिंग को हमको बढ़ाना होगा और इस तरह से करना होगा ताकि पेरिशेबल जो गुड्स हैं उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकें। फिर पीडीएस सिस्टम का छत्तीसगढ़ हमारा बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके अंदर ई गवर्नेंस के उसके अंदर जो लीकेजेस थी उसको हम दूर करेंगे और हमको पता होगा ये ट्रक निकलकर कहां जा रहा है, गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है या नहीं को समझ रहा हूं। तो ये विजय जी आप इलैबोरेट करके आप उसको डिटेल करके बता रहे हैं। मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, इसीलिए मैंने कहा जो प्रवीण झा कह रहे हैं ना, मूल सवाल से भाग रहे हैं। इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी को एक विशेष व्यापारी वर्ग का समर्थन आज से नहीं हासिल है, बहुत लंबे समय से हासिल है। हम कोशिश करेंगे, समय रहेगा उस पॉइंट पर वापस आने की, और उसके बाद मैं जाते जाते आपको जरूर दिखाऊंगा कि कैसे और किस तरह से मैं इस कार्यक्रम में बहुत लंबे समय से इस महंगाई के मसले को उठाता रहा हूं। बहुत जरूरी है यह समझना, सरकारों के पास शायद समय आज की व्यवस्था में नहीं है इसको ना ठीक कर पाने का, उनको तुरंत इसको ठीक करने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहां पर सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, बिल्कुल समय नहीं, लेकिन चर्चा तो जरूर होगी। इन्फ्लेशन एक ऐसा मसला है कि इस पर चर्चा बंद नहीं हो सकती। जाते जाते सिर्फ आपको इतना से दिखाना चाह रहा हूं कि इस मसले पर जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी हमने कितना इस मसले को इसी कार्यक्रम में उठाया है, क्योंकि ये एक ऐसी सियासत है जो सीधा एक आम हिंदुस्तानी के जहन पर, दिमाग पर असर करती है। वापस जब भी होगा यह मुद्दा तो मैं इस कार्यक्रम में उठाता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2011 में यह बात कही थी कि अगर आपका अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है
तो वो गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा दिया जाता? हमारी अंदर की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। हाँ। पिछले 8 क्वार्टर से रेट ऑफ ग्रोथ गिर रहा है, इंडस्ट्रियल रेट ऑफ ग्रोथ गिरा है, सर्विसेज सेक्टर का रेट ऑफ ग्रोथ गिरा है, इन्फ्लेशन हाई है, फिस्कल डेफिसिट हाई रहता है पर क्योंकि प्लान में कट किया इसलिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। तो सारे के सारे जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं वो फेवरेबल नहीं है। पिछले 9 साल में BMW, मर्सिडीज और हिंडे जैसी कंपनियां लाकर यहाँ पे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स वितरित करवा रहे थे। उस समय इन भूखे लोगों की आपको परेशानी क्यों नहीं समझ में आई? आज अचानक आप सोमालिया और इथियोपिया जैसे चित्र सामने रख के भूखमरी के शिकार हिंदुस्तान, 67% भूखमरी का शिकार हिंदुस्तान, और उसको ये जो दे रहे हैं उसमें भी कितना भ्रम है कि आपको पता ही नहीं है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इनका बढ़ते जा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है और इसके कारण फिस्कल डिफिसिट बढ़ने वाला है। नीति और नेतृत्व का लकवा सामने दिखता है। का जो महीने का बजट है उसका डायरेक्ट आप गिरे लास्ट 2 महीने का अगर सीन देखें तो 20 to 25% देयर इज इंक्रीज इन द बजट। पेट्रोल की कीमतें अगर आप 3 महीने पहले या 4 महीने पहले की देखते हो, पेट्रोल या डीजल की स्पेसिफिकली, क्योंकि डीजल डायरेक्टली इन्फ्लेशन के ऊपर उसका असर होता है। मई से लेके अगस्त तक 25% से रुपया गिर गया है। उसी मात्रा में अगर देखें तो कम से कम 10% से लेके 15% तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें लास्ट 6 महीने में बढ़ गई है। इसका डायरेक्टली असर महीने के बजट पर आम आदमी के ऊपर पड़ा है। मौसम का तो किसी को पता नहीं होता, हो सकता है बारिश पहले आ जाए, बारिश देर से आ जाए। ये सिर्फ प्याज नहीं, ये किसी भी मसले पर फिर अप्लाई करेगा कि अगर आपको मौसम का पता नहीं होता, जो कि हकीकत है, आप भगवान नहीं है, तो आप फिर उसके हिसाब से कैसे प्लानिंग करते हैं। क्या आपको यह सेंस मिला कि देश के प्रधानमंत्री बहुत कुछ जो हुआ उसको आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं? उन्होंने अपने दामन पर कोई दाग बांधने को स्वीकार नहीं किया, न महंगाई के लिए। उन्होंने तो बल्कि कह दिया कि ऐसा, मतलब मैं कई बार उनके सामने भी बात कहने में कोई हचक नहीं होना चाहिए कि पूरे इतिहास में, मतलब एक तरह से नेहरू या इंदिरा गांधी रही हो, वाजपेयी रहे हो, ऐसे 9 साल जिस तरह से अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभाला है किसी ने नहीं किया।